नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा और पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सप्ताह में 5 दिन आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। तो आइए अपने आज के इस अंक में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तथा परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों के साथ अपने अभ्यास के, अपने संवाद के इस कार्यक्रम को हम लोग मिलकर के प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम और आप अपने संवाद के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उससे पहले साथियों, एक विशेष मुहिम जिसके तहत हम कुछ अपने साथियों के लिए, ठीक है, जो कि लेखपाल की परीक्षा में अपीयर हुए थे और उनका डीवीआर का जो कार्यक्रम है, जो कि आयोग के द्वारा जिसकी तिथि घोषित कर दी गई है, उसका सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन जो कि प्रारंभ हो चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने उन सहयोगियों से, अपने छात्रों से, अपने भाइयों से, मित्रों से ये निवेदन करेंगे कि जो हमारे सहयोगी साथी मित्र पूर्व में किसी ना किसी परीक्षा में चयनित हो चुके हैं, वो लेखपाल की परीक्षा में अपने डीवीआर को क्या करें, स्किप करें, जिससे कि कोई आपका एक छोटा भाई, आपका एक सहयोगी मित्र भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अपना और समाज का क्या कर सके, योगदान, समाज में अपने कार्यों के द्वारा योगदान दे सके। तो साथियों, हम आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि ये जो डीवीआर अभियान विभिन्न संस्थानों के द्वारा अपने अपने स्तर पर चलाया जा रहा है, इसमें अपना सहयोग प्रदान करके और किसी एक घर की खुशियों को बढ़ाने का अपनी ओर से प्रयास करें, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि एक परिवार का कोई बेरोजगार जो बालक है या छात्र है, वो रोजगार को प्राप्त करके अपने और अपने परिवार के सपनों को भी पूरा कर सके। तो साथियों, इस एक निवेदन के साथ हम अपनी चर्चा के संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न देखिए स्टार्ट हुआ। पहला प्रश्न कह रहा है, हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द होगा। हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो ऑप्शन ए हृदय युक्त, बी निर्दय, सी सहृदय और डी साहसी। तो ध्यान रखिए साथियों, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी सहृदय। हृदयहीन का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो सहृदय हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा देखें। तो अगला प्रश्न हमारा, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक पद होगा। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक पद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विभावरी, ऑप्शन सेकंड निशीथ, सी अमावस्या और डी कालिमा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर अमावस्या इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्णिमा का विपरीतार्थक पद होगा अमावस्या। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है साथियों? देखिए, पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण चंद्र की रात। पूर्ण चंद्र की रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। अर्थात ऐसी रात जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में पाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और अमावस्या का मतलब होता है, अमावस्या का मतलब होता है चंद्रहीन या चंद्रविहीन रात्रि। चंद्रविहीन रात्रि, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अर्थात ऐसी तिथि जिसमें चंद्रमा ना दिखाई दे, जिसमें चंद्रमा ना दिखाई दे, उसे हम किस नाम से जानते हैं?
उसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। चंद्रमा ना दिखाई दे उसे हम किस नाम से जानते हैं? अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो देखो, एक पूर्णिमा का मतलब जब पूरा चांद दिखाई दे, तो इसका विपरीत क्या बनेगा? जब चांद दिखाई ही ना दे, यानी वो हो जाएगी अमावस्या। बाकी के अगर विकल्पों की बात करें बेटा, तो चाहे विभावरी हो, चाहे निशीथ हो और चाहे कालिमा, ये तीनों जो हैं वो रात्रि के पर्यायवाची होंगे। किसके? रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो यहाँ पे इस शब्द को बस देख लो, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली, अगर बोलेंगे तो लिखी जाने वाली वो लिपि हो जाएगी, ठीक है। तो लिखी जाने वाली जो क्या होती है, ध्वनियां होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे बेटा ऑप्शन है ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण और डी अक्षर। तो उसे हम ऑप्शन ए स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, व्यंजन जो होता है ना बेटा, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ होती हैं। स्वरों की सहायता से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ होती है, से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ होती है, उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ होती हैं। अब देखते हैं साथियों, वर्ण और अगर अक्षर को देखें, तो वर्ण और अक्षर को देखें तो वर्ण और अक्षर जो है वो समानार्थी पद हो जाते हैं, समानार्थी पद हो जाते हैं। अगर हम बात करें ये क्या होता है, तो ध्यान रखिए, वर्ण का मतलब होता है लघुत्तम, इसका मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम लिखित इकाई। लघुत्तम लिखित इकाई क्या कहलाती है बच्चों? लघुत्तम लिखित इकाई जो होती है वो कहलाती है वर्ण या अक्षर। क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर। और इसी वर्ण या अक्षर को बच्चों दो भागों में बांटते हैं, जो होता है स्वर, स्वर या फिर इसी को बोलते हैं दूसरा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमने बता दिया स्वर का मतलब क्या होता है। स्वर का मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र, और व्यंजन को अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो परतंत्र। परतंत्र का मतलब, परतंत्र का मतलब स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मीनिंग, स्वरों की सहायता से, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किसके पहले आएगा? श्रद्धा शब्द, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख लीजिए। शब्दकोश का मतलब देखियो, शब्दकोश को अंग्रेजी में हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है, ठीक है, शब्दों को एक क्रम में व्यवस्थित करके रखा जाता है, उसी प्रकार हिंदी में शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम लोग, या शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम लोग शब्दकोश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है ये श्रद्धा पद जो है, श्रद्धा पद जो है ये किस शब्द के पहले आएगा? किस शब्द के पहले आएगा? तो साथियों बस यहाँ पर ये ध्यान रखो कि यहाँ पर देख लो शब्द कौन सा, तो जरा यहीं से मैं बता रहा हूँ। पहला शब्द देखो, यहाँ पर ये शाह है, यहाँ पर शौ है, यहाँ पर शाह है और यहाँ पर श्रा है, ठीक है। अब अगर इसको देखोगे ना बेटा, तो देखो ये इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो शा और फिर आ, इसी प्रकार से लिख सकते हो इसको शा और फिर औ, इसको लिख सकते हो बेटा शा, और इसको लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो शा के साथ रा। अब जरा ध्यान से देखना, अब अगर चर्चा करें तो देखो ये चारों पद तो कॉमन आ गए, ठीक है। अब इसके अनुसार तो डिसाइड होगा नहीं कि पहले कौन सा होगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा? डिसाइड होगा आगे वाले वर्णों के अनुसार से। तो अगर अब शब्दकोश की बात करो तो सबसे पहले इसमें कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले तो बेटा देखो इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो सबसे पहले आ गया आपका श्याम। शब्दकोश में सबसे पहले क्या आ गया? श्याम, ठीक है। उसके बाद देखो वर्ण, अगर वर्णमाला की बात करोगे तो बताओ स्वरों में आ पहले आता है कि औ पहले आता है? आ पहले आता है कि औ पहले आता है? तो सबसे पहले बेटा आता है आ, औ से पहले आता है आ, तो अब दूसरा पद हो जाएगा शासन। दूसरा पद क्या हो जाएगा? शासन। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बेटा देखो, इसके बाद होगा औ, सा के बाद देखो, अब औ और रा में देखो, औ और रा में देखो तो औ पहले आएगा, तो ये बनेगा शौर्य। क्या बनेगा? शौर्य। और फिर आखिरी में क्या आएगा? आखिरी में आएगा श्रमिक। क्या आएगा? श्रमिक। अब जरा यहाँ पे देखो, तुमसे पूछ क्या रहा है बेटा? श्रद्धा पूछ रहा है। अब जरा श्रद्धा को देखो तो पहला पद तो ये हो ही गया, पहला पद तो शा और रा हो गया, तो जाहिर सी बात है ये तीनों पद के बाद ही आएगा।
क्योंकि ये देखो श्रद्धा पद को लोगे तो श्रद्धा पद का भी पहला पद क्या है, श्रा है, और इसका भी पहला पद क्या है, श्रा है। तो जाहिर सी बात है अब इन दोनों में देखना है तो ये तीनों पद तो पहले आ गए ना, ये तीनों पद तो पहले आ गए। अब जो बचा कौन सा, तो यही पद, अगर ना हो तो देख लो। हम जरा इसको इस प्रकार से लिखें, जरा ध्यान से देखना, श्रद्धा और श्रमिक, ध्यान से देखो। अब देखो यहां से तो कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि ये दोनों पद क्या है, कॉमन है, ये दोनों पद कॉमन है, यहां से तो पहचान ही नहीं सकते हो। आप कैसे पहचानोगे, तो दूसरा पद देखो, ठीक है, ये क्या हुआ, यहां पे दा आया और फिर धा आया, और यहां बेटा देखो क्या आया, दूसरे पद में यहां मां आया फिर ई आया। तो अब यहां पर देखो ये दा और मां में पहले कौन सा आता है, तो देखो ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, तो पहले कौन सा आया, पहले क्या आया, पहले आया दा, पहले क्या आया, दा आया। तो ये श्रद्धा शब्द जो है वो श्रमिक के पहले आ जाएगा। तो श्रद्धा शब्द यहां आ गया, श्रद्धा शब्द यहां आ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या था, पूछा था शब्द कोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो देख लो यहां पर श्रद्धा किसके, श्रमिक के पहले आ रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले पृष्ठ को देखें। अगला पृष्ठ क्या कह रहा है हमारा, सही वर्तनी का चयन आपने करना है। सही वर्तनी का चारों प्रश्नों विकल्पों को आप देख लो, एक बार लिखे हुए हैं, तो अगर देखो तो बेटा यहाँ पे बहुत आसानी से देख पाओगे। देखो ये तो आप लोगों को मालूम ही है, ये तो सही लिखा है, तो ये पद नहीं होगा, मिस्र नहीं होता, मिस्र होता है, ठीक है, मिस्र नहीं होता, मिस्र होता है, ठीक है, नाम में। अब यहाँ पर देखो, अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये विद्या सही लिखा है, लेकिन यहाँ मिस्र गलत हो गया, ये विद्या गलत लिखा है, ये गलत हो गया। अब बचा क्या, इन दोनों में तुम्हें देखना है, तो इन दोनों में देखो विद्या के लिए तुम कौन सा पद देखते हो, तो बेटा सबको मालूम है विद्या के लिए ऑप्शन डी होता है। ठीक है, इस पर इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला आपने शब्द चुनना है। पहला नृत्यांगना, दूसरा केंद्रीकरण, तीसरा पूजनी, चौथा शुभेच्छुक। बेटा देख लो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अब इसके बाकी के भी विकल्प मैं बता दूं, तो नृत्यांगना का देखो क्या शुद्ध है, तो बेटा नृत्यांगना की शुद्ध वर्तनी होती है नृत्यांगना। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, नृत्यांगना, अंतर देखते जाओ। इसी प्रकार से बेटा ऑप्शन 2 को देखोगे, शुद्ध वर्तनी लिख लीजिए, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, केंद्रीकरण। इसकी शुद्ध वर्तनी केंद्रीकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। इसी प्रकार से यहाँ शुभेच्छुक नहीं होता, ये होता है शुभेच्छु, शुभेच्छु या शुभेच्छुक भी कर सकते हैं, शुभेच्छुक नहीं, शुभेच्छुक। ठीक, ये बनेगा क्या, ये देखो बनेगा शुभ धन इच्छुक। शब्द देखो कैसे बनना है, शब्द बनना है शुभ धन इच्छुक। और जब इसको देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ मिला, यहाँ पे आ मिला और उसके बाद ई मिली, आ और ई मिल करके क्या बनाते हैं, आपको मालूम है ए बनाते हैं, और इसकी मात्रा बेटा इस रूप में होती है, तो आपका शुद्ध पद हो जाएगा शुभेच्छुक। ठीक है, शुभेच्छुक नहीं, शुभेच्छुक। ठीक है, कहीं कहीं ये शुभेच्छुक शुभेक्षु के रूप में भी मिलता है। किसके रूप में मिलता है, शुभेक्षु के रूप में। शुभ की इच्छा रखने वाला, शुभ की इच्छा रखने वाला कौन कहलाएगा, शुभेच्छु, शुभेच्छु कहलाएगा। तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। मैंने आपको बताया था कि इच्छाएं जो भी हों, वो इच्छाओं से संबंधित जितने भी पद हों उनको आप पेपर के दृष्टिकोण से तैयार कर लेंगे, उनमें से एक न एक आपको मिल ही जाता है प्रायः। ऑप्शन फर्स्ट तितीर्षु, बी तृप्ति, सी तितिक्ष और डी त्रिवेणी। तो तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए पद होगा ऑप्शन है तितीर्षु। अब यहाँ पर साथियों एक चीज ध्यान रख लो, अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए तैरने की इच्छा, इच्छुक नहीं, अगर पूछ दे तैरने की इच्छा, इच्छुक ना पूछ करके पूछ दे तैरने की इच्छा, तो आपका इसका आंसर जानते क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा तितीर्षा। क्या बन जाएगा, तितीर्षा। तो ये भी लिख लेना, तैरने की इच्छा तितीर्षा होती है, जबकि तैरने की इच्छा रखने वाला, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, इच्छुक बोल सकते हैं,
वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तृतीयेषु। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगले प्रश्न को देखो, अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट तृप्त, बी तृप्ति, सी तृषा और डी तृष्णा। तो साथियों देखिए, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन फर्स्ट तृप्त, ऑप्शन फर्स्ट तृप्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, यहां से देखिए तद्भव शब्द का चयन करना है। आपको क्या करना है, तद्भव शब्द की यहां पे पहचान करनी है। ऑप्शन फर्स्ट आशा, बी आलस्य, सी आस और डी आदेश। तो यहां पर तद्भव शब्द जो होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आस। अब देखो, अगर हम बोले कि सर आस का क्या होगा, तो आस का जो तत्सम पद होगा वो आशा हो जाएगा। आस का तत्सम क्या हो जाएगा, आशा हो जाएगा। ठीक है, आस का तत्सम पद आशा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर थर्ड होगा। अगले प्रश्न को देखो, अगला फिर से देखो क्या कह रहा है, तत्भव शब्द पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तत्भव शब्द पूछ रहा है। एक कटुक, ठीक है, दूसरा कषाय, तीसरा कपूर और चौथा कर्पूर। तो यहाँ ध्यान रखो साथियों, यहाँ पर इसमें तद्भव के रूप में प्रयुक्त होने वाला पद होगा ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन सी कपूर। और इस कपूर का तत्सम पद बेटा क्या होगा, तत्सम पद होगा कर्पूर। क्या होगा, कर्पूर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले प्रश्न की चर्चा देखें, आक शब्द का तत्सम शब्द है। अब देखिए इसका तत्सम पूछ रहा है, तो आक शब्द जो है वो किस मूल पद से मिला है। तो यहाँ पे अकौथा, अकर्ज, अर्क और और्क। तो इसका आंसर भी बेटा ऑप्शन सी थर्ड होगा, अर्क से ये बना है आक। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा की, बी कारक की, सी सर्वनाम की और डी संज्ञा और सर्वनाम की। तो ध्यान रखें साथियों, विशेषण जो बताते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। परिभाषा ही इसकी कहती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखो, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। शब्द देखो बेटा, अभी हमने बताया कि विशेषण जो है वो किसी पद की विशेषता बताएगा। तो जो पद होगा वो कैसा होना चाहिए, वो पद होना चाहिए संज्ञा और सर्वनाम। क्या होना चाहिए, संज्ञा और सर्वनाम। तो अगर देखो विशेषण की परिभाषा क्या बताई, विशेषण की परिभाषा बताई यानी इसका मतलब जो विशेषता बताए। विशेषण का मतलब क्या हुआ, पद जो क्या करे, विशेषता बताए, विशेषता बताए। अब देखो अगर ये पद विशेषता बता रहा है तो जाहिर सी बात है किसी पद की तो विशेषता बताएगा, किसी पद की तो विशेषता बताएगा। और किसकी बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम की। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का मतलब, यहाँ पर जब संज्ञा और सर्वनाम के साथ कोई ऐसा पद लग जाए जो इनकी विशेषता बताए तो उसे जानते हो बेटा, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग विशेष के नाम से जानते हैं। तो विशेष का मतलब क्या होता है, विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। यानी विशेष में क्या आएगा, वो संज्ञा और सर्वनाम पद आएंगे जिसकी विशेषता क्या करेगा, विशेषण बताएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यहाँ पे देखो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता, यानी ये क्या हो गया, ये संज्ञा और सर्वनाम हो गया, संज्ञा और सर्व। अब इस संज्ञा और सर्वनाम को किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये विशेषण, बी प्रविशेषण, सी विशेष और डी विधेय। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन सी थर्ड विशेष। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है, प्रविशेषण क्या होता है बेटा, ध्यान रखो। तो देखो विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की। और कोई पद ऐसा हो जो क्या करे, विशेषण की विशेषता बताए, किसकी, विशेषण की विशेषता बताए। तो ऐसे पद को बेटा हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, ऐसे पद को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ऐसे पद को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। यानी प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण पद होता है जो विशेषता बताता है किसकी,
विशेषण की। और विशेषण क्या होता है? विशेषण वो पद होता है जो विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। और यहाँ पर जब संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग किसके साथ? विशेषण के साथ होता है, तो बेटा वो क्या बन जाता है? वो विशेष्य बन जाता है। क्या बन जाता है? विशेष्य बन जाता है। ठीक है, एक पद और आया यहाँ पे, विधेय। तो यहाँ पर देख लो, विधेय का मतलब क्या होता है? विधेय का मतलब होता है बेटा कि विधेय का मतलब होता है वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त, वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त, कर्ता के अतिरिक्त शेष भाग, अतिरिक्त शेष भाग क्या कहलाता है? शेष भाग क्या कहलाता है? वो बेटा कहलाता है विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। कर्ता के अतिरिक्त जो भी बचा हुआ भाग होता है, जो भी बचा हुआ खंड होता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? विधेय के नाम से जानते हैं। अगले पृष्ठ की अगर चर्चा करें बेटा, तो अगला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो ध्यान रखो बेटा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन के लिए लिख दे रहे हैं। विशेषण होता है बेटा, एक गुणवाचक, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा बेटा सार्वनामिक। चौथा कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। ठीक है, अगले पृष्ठ को देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए टिकाऊ, बी लंबा, सी गुजराती और डी प्रत्येक। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक। प्रत्येक जो है वो गुणवाचक विशेषण ना होकर के कैसा हो जाएगा? प्रत्येक जो है वो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण का भेद हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4th। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न अगर देखें, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए रजत, बी हाटक, सी ताम्र और डी अनल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेटा सोना शब्द का पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी हाटक। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, आप ऐसे ध्यान रख लो कि हाटक को सोना भी बोलते हैं। हाटक को क्या बोलते हैं? सोना भी बोलते हैं। ठीक है, रजत का मतलब आप सभी जानते हो, रजत का मतलब होता है चांदी, रजत का मतलब होता है चांदी। ताम्र का मतलब तांबा, ताम्र का मतलब तांबा, और अनल का मतलब अग्नि या आग, अग्नि या आग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए पुनर, ठीक है, दूसरा पुनर, दूसरा पुरस और डी पुरा। तो अगर उपसर्ग निकालना है तो बेटा इस पद का क्या करो? विच्छेद कर लो। और जब विच्छेद करोगे तो बेटा क्या मिलेगा? पुनः धन लेखन। विसर्ग संधि मिली कि नहीं मिली? विसर्ग संधि मिली। अब ये देखते हो तो बेटा पुनः का 2 प्रकार से प्रयोग हो सकता है, पुनर और पुनस। ठीक है, पुनर और पुनस। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हुआ? तो यहाँ पर ये पुनः किस रूप में मिल रहा है? पुनर के रूप में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी उपसर्ग के रूप में किसका? उपसर्ग के रूप में पुनर का प्रयोग हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पुनर्धन लेखन, आंसर। ठीक, अगला, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अ, बी आर, सी र और डी सार। तो इस शब्द को अगर तोड़ोगे तो ये पद टूटेगा मिलन धन सार में, मिलन धन सार में। और आप सभी जानते हो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है बाद का शब्दांश, बाद में जुड़ा, बाद में जुड़ा शब्दांश या पदांश, जुड़ा शब्दांश या पदांश। ठीक है, तो यहाँ पर ये सार जो है बाद में जुड़ा, ये तो किसके रूप में कार्य करेगा? प्रत्यय के रूप में करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन फर्स्ट महाधन इंद्र, बिल्कुल सही बेटा। आ के साथ ई, देखो आ के साथ ई, आप लोग जानते हो ये मिलता है ए में, शब्द बन जाएगा महेंद्र। क्या बन जाएगा? महेंद्र, संधि पद है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर ई के साथ ई, दोनों पद ठीक है बेटा, दोनों पद ये किस में बदलेगा? ई में बदलेगा, शब्द बन जाएगा नदीश। दोनों पद बन जाएगा, शब्द बन जाएगा नदीश। ठीक है, इसी प्रकार से देखो बेटा, ऊ के साथ ऊ, क्या बना? ऊ के साथ ऊ। ठीक है, ऊ के साथ ऊ, तो ये शब्द भी किस में बदलेगा? ऊ में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा बेटा वधूत्सव। शब्द क्या बन जाएगा? वधूत्सव। ठीक है, तीनों के तीनों सही हैं,
तीनों के तीनों किसके, स्वर संधि के भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी। अगले प्रश्न को देखें। अगर अगला प्रश्न देखें तो चौकोर शब्द में कौन सा समास है, चौकोर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी द्विगुणी, तत्पुरुष और डी अव्ययी भाव। इस शब्द को तोड़ोगे तो बेटा इसका मीनिंग बनेगा चार कोनों का समूह, चार कोनों का समूह या समाहार, चार कोनों का समूह या समाहार। और पहला पद देखो बेटा क्या मिल गया, चार मिल गया। क्या मिल गया, चार मिल गया। चार क्या है बेटा, चार एक संख्या है, और अगर संख्या का प्रयोग किसी सामासिक पद में होता है तो वहाँ बेटा कौन सा हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए धनवान, बी खोखला, सी शक्तिशाली और डी बना ठना नवयुवक। तो आप सभी जानते हो, हम लोग कहते नहीं है कि क्या भैया ठन ठन गोपाल बने घूम रहे हो। तो ठन ठन गोपाल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की क्या कमी होना, कुछ पास में ना होना। और पास में ना होने का अर्थ यहाँ पर किससे लिया जाएगा, ऑप्शन बी खोखले से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा, खोखले से लिया जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए संदेह, बी अनुप्रास, सी यमक और डी लाटा अनुप्रास। तो साथियों ध्यान रखिए, कनक कनक, कनक कनक यहाँ पे किसकी, आप देखिए शब्दों की क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। क्या, शब्दों की आवृत्ति हो गई। और अगर किसी पद में क्या शब्दों की आवृत्ति हो जाती है और उनका अर्थ क्या है बेटा, अब अर्थ देखो तो अर्थ यहाँ पर एक किसका क्या है, एक का क्या है, एक का है धतूरा, एक का है धतूरा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सोना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सोना। तो दोनों के अर्थ यानी शब्दों की आवृत्ति परंतु भिन्नार्थक अर्थ, तो वहाँ पर अलंकार होता है सी यमक। क्या हो जाएगा, सी यमक अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है औंधी खोपड़ी उल्टा मत, औंधी खोपड़ी उल्टा मत। इस लोकोक्ति का अर्थ आपने बताना है। ऑप्शन ए विचारों के अनुसार ही आचरण होता है, ऑप्शन बी जैसा व्यक्ति वैसा विचार, ऑप्शन सी विचारों से ही संसार बनता है, और ऑप्शन डी मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है, मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, औंधी खोपड़ी उल्टा मत। ठीक है, औंधी खोपड़ी का मतलब मूर्ख, औंधा, औंधा व्यक्ति, औंधा का मतलब क्या मूर्ख व्यक्ति से लिया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। उल्टा मत का मतलब जो गलत राय दे, जो गलत बात का क्या करे, गलत बात को बोले, गलत बात को बताए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्ख व्यक्ति की राय गलत ही होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेटा पैसेज से संबंधित प्रश्न आपके सामने स्टार्ट हो गए हैं। तो आइए एक बार पैसेज की रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है कि सामान्य धारणा यह है, एक बार आप इसको जरा पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको पढ़ते हैं। तब तक मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग पढ़ो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए साथियों पैसेज को देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा पैसेज, पैसेज कह रहा है हमारा सामान्य धारणा यह है कि वैश्विक ताप वृद्धि केवल मनुष्यों द्वारा उत्पन्न समस्या है। वास्तव में मानवीय क्रियाकलाप धरती के बढ़ते हुए तापमान के एक अंश के लिए ही उत्तरदायी हैं। प्रकृति में स्वतः होने वाली बहुत सी प्रक्रियाएं भी ताप वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण हमारे वातावरण की निचली सतह में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को पृथ्वी पर आने में मदद करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म होने लगती है। सौर ऊर्जा में परिवर्तन संबंधी परिकल्पना के अनुसार सूर्य की सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है,
सूर्य की सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों द्वारा यह संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने वाली कक्षा में परिवर्तन हो गया। अच्छा, वैज्ञानिकों ने क्या बताया है? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने वाली कक्षा में परिवर्तन हो गया है। पृथ्वी की कक्षा में छोटे से परिवर्तन से भी पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने की मात्रा में भारी अंतर आ सकता है। भूगर्भ विज्ञान के साक्ष्यों के अनुसार लंबे समय अंतरालों के बाद धरती गर्म और ठंडी होती रहती है। ठीक है, ठंडे काल को हिमयुग कहा जाता है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि धरती अभी किसी हिमयुग से उबर रही है और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे गर्म हो रही है। ठीक है, चल अब यहाँ पर अपने प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद इसके देखते हैं आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो साथियों देखिए, ये कह रहा है कि पहला, वैश्विक ताप वृद्धि के महत्वपूर्ण कारणों में कौन कौन शामिल है? पैसेज के अकॉर्डिंग कह रहा है वैश्विक ताप वृद्धि के कारणों महत्वपूर्ण कारकों में कौन कौन शामिल है। ऑप्शन ए, मानवीय गतिविधियां। हाँ देखिए, बिल्कुल था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा था मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न समस्या है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे बोला था सामान्य धारणा यह है कि वैश्विक ताप वृद्धि में केवल ताप वृद्धि मनुष्यों के कारण होती है, लेकिन सिर्फ मनुष्यों के कारण ये जरूरी नहीं है। तो मनुष्यों का एक भाग तो ही मनुष्यों के कारण। ठीक है, ताप वृद्धि मनुष्यों की गतिविधियां हैं। सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पद आया था। ठीक है, कहाँ पे? सूर्य के सतह पर। किसकी? सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा की जो नवीन परिकल्पना आई है, वो क्या कह रहा है? सूर्य की सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण। तो यानी कहीं ना कहीं जो तापमान में वृद्धि है, वैश्विक ताप वृद्धि है, उसके कारण सूर्य की अपनी कुछ जो है वो भौतिक या रासायनिक गतिविधियां हैं, जिसके कारण जो तापमान है सूर्य से निकलने वाला, पृथ्वी पर आने वाला, उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये भी सही है। और तीसरा देखो, बिल्कुल बोला, नवीन वैज्ञानिकों की नवीन कल्पना जो कह रही है, वैज्ञानिकों का नया मत कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जो क्या है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने वाली कक्षा में परिवर्तन हो गया है। वही तो बोल रहा है, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन संबंधी संभावना। तो इस प्रश्न को बेटा देखो, पैसेज में तीनों ही दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें वैश्विक ताप वृद्धि में, अरे यहाँ पे देखो बिल्कुल दिख गया था, अवरक्त किरणें कहीं कहीं था। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं पे होगा, ये देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को पृथ्वी पर आने में मदद करती हैं। ठीक है, और इसी से पृथ्वी क्या होती है? गर्म होने लगती है। तो वैश्विक किरणें कौन जो ताप वृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो होती हैं ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, देखो वहाँ लिखा होगा इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है पृथ्वी की कक्षा में छोटा सा परिवर्तन भी वैश्विक ताप वृद्धि में कौन सी भूमिका निभाता है? विकल्प देखते हैं। ए, वैश्विक तापमान पूर्व की अपेक्षा कम हो जाता है। अरे नहीं भैया, कम कहाँ हो रहा है, ये तो और ताप में वृद्धि कर रहा है ना, तो ये गलत हो गया, हटाओ। दूसरा क्या कह रहा है? वैश्विक तापमान पूर्व की अपेक्षा थोड़ा अधिक हो जाता है। थोड़ा अधिक हो जाता है क्या? देखते हैं। यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने की मात्रा में अत्यधिक अंतर कर देता है। एक बार जरा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से क्या कह रहा है, देखो परिवर्तन हो गया। पृथ्वी की कक्षा में छोटे से परिवर्तन से भी पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने की मात्रा में भारी अंतर आ सकता है ना। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर थोड़ी होगा, थोड़ा अंतर थोड़ी है। यहाँ तो क्या कह रहा है? भारी मतलब, भारी का मतलब यहाँ कोई वेट से नहीं है, भारी का मतलब यहाँ अत्यधिक से है। भारी का मतलब किससे? अत्यधिक से। जरा देखो ये मिला। अब विकल्प देखो, सी क्या कह रहा है?
यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने की मात्रा में अत्यधिक अंतर कर देता है। अत्यधिक अंतर कर देता है यानी बहुत अधिक अंतर पैदा कर देता है। हाँ ठीक है, यही होगा। एक बार डी देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम अपने आंसर को चिन्हित कर लेंगे। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, नहीं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का यहाँ इससे परिवर्तन से, जो पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन से है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है वो मानवीय क्रियाकलापों से है। ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बेटा मानवीय गतिविधियों से है। इसका संबंध किससे है? मानवीय गतिविधियों से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूर्य की कक्षा में परिवर्तन से जो यहाँ पर उपयुक्त आंसर मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी। और अगले प्रश्न को अगर देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है गद्यांश में प्रयुक्त हिमयुक्त शब्द में, अरे अब ये देखो, ये तो समास का क्वेश्चन ले आया भाई, यहाँ पे तो पैसेज को छोड़ो, समास को ले आया। हिमयुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो इस शब्द को बेटा अगर तोड़ोगे ना तो देखो ये शब्द टूटेगा, हिम का युग। हिम का युग मतलब बर्फ का युग। हिम मतलब बर्फ होती है ना, और यहाँ पे देखो ये का क्या है? का क्या है? का आया आपका विभक्ति, और ये विभक्ति जो है किसकी है? विभक्ति जो है वो बेटा संबंध कारक की विभक्ति। किसकी है? संबंध कारक की विभक्ति है। और अगर संबंध कारक की विभक्ति है तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? और ये बेटा कारक विभक्ति आधारित समास आप जानते हो तत्पुरुष समास होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा संबंध कारक तत्पुरुष समास। कौन सा बन जाएगा? संबंध कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, तो साथियों आज के हमारे जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो यहाँ पर समाप्त होती है। एक बार फिर से अपने सत्र के अंत में मैं आपसे फिर अपने उन सभी साथियों से जो पूर्व में किसी न किसी सेवा में, सरकारी सेवा में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि किसी एक घर की खुशी के लिए आप अपने DVR स्किप कार्यक्रम को, अगर आपका लेखपाल की परीक्षा के लिए DVR सत्यापन के लिए आपको बुलाया गया है तो आप उसे छोड़ करके अपने किसी न किसी भाई की मदद करें, उसका सहयोग प्रदान करें, जिससे कि वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो इसी निवेदन के साथ साथियों हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।